शेरो शायरी में मशगूल रहने वाली गेसु और अल्हड़ और कल्पनाशील सुधा का आगे क्या होगा? क्या वह ऐसी ही बनी रह पाएंगी? और क्या था ऐसा जो गेसु सुधा से पूछते पूछते रह गई थी? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आइए पढ़ते हैं आगे की कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी आज लेकर आई हूँ गुनाहों के देवता का आगे का भाग। तो आइए पढ़ते हैं। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला। इधर देखो, सुधा ने बहुत दुलार से कहा। क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा। अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर दो बड़े बड़े मोती लुढ़क आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने तो कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन छिपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्या मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन हैं तुमसे पूछने वाले? सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ? हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धोआओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ, क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताऊं। पता नहीं, तुम्हारे घर से गए तो एक न एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। बात ये हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर खाना खाने गया। वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक और कोई साहब है। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाची जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब से मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली है और वो तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वो भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा है कि जिनकी शादी हुई है कोई भी सुखी नहीं हुआ। सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तलावत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो। तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख ले। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यही रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो। जिंदगी निभानी है कि कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा। आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब कोई माने है तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया चंदर? क्यों, बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हमने भी यही सोचा था अभी। सुधी बोली। क्यों, ये क्यों सोच रही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़े ही छिपाते,
हमें ज़रूर बताते, और नहीं बताया है तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने ये क्यों पूछा सुधा? ये बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी। वह बोली, सुधा तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वह अख्तर से प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उससे पूछे कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली, तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन सोचने लगे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछूंगी कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कोई बात कभी नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें ज़रूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए। तुम्हें याद था, शायद भूल गए हो हम और तुम्हें मालूम हो। हमने कभी प्यार तो नहीं किया ना? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया, गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस, चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए हो जाने दो नाराज, पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते, तुमसे ज़्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी ही हो गया। उसके बाद गए बिसरिया के यहाँ। बिसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और मन भी भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वो जरूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे ये पोल्टिको में कौन है? चंदर ने देखा, लो, बिसारिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर ही बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूं। बिसैया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपना चार्ट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना, और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा, अच्छा वच्छा नहीं बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली। चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा, बस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर से पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने अपना सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत ही सकुचासी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो, तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उलटता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय है? जी, बड़ी कोशिश करते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना झलक उठा। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया।
बोलो ना, खुद तुम या ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है? शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा। अच्छा, अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया स्टडी रूम में। मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बेसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं? लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। सुनो सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। चलो जाओ, हर वक्त वही बचपना। चंदर ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई हो अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुहाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, मैंने क्या कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था। कै बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है। आज उसके मास्टर साहब आने लगे हैं अब। अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी भरे स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो। चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा, हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा, जाओ चाय ले आओ। जब सुधा चाय लेने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा बच्ची नहीं है। हाँ, अरे ये भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही है, तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों? महाराजिन नहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा। एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी।
पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मॉल सीरी के पेड़ में छोटी छोटी गौरैयों ने मिलकर इतनी ज़ोर से चहकना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। इस वक्त वह एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई बात ना करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने ये भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज़ खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसकी उसी दिन से छूट गया था और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वो इतना फूट फूट कर रोई कि महाराज इनको सिकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने को आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी। वह सुधा का मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतज़ार करती रही कहीं दोपहर को पापा ना आ जाए। गेसू से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर ना आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से कोई भी बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, हाथ मुंह धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होंठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगलों की धुंधली धुंधली कतारों पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलियाँ कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते हैं, यहाँ तक महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी राय क्या है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात उबरते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का मंगाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेजपोश पर कोई डिज़ाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ ये बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिज़ाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उस पर तमाम पान जैसे जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने ये पूछा ये क्या है तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसीलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज़्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली थी। ये सब बातें तो किसी को नहीं मालूम। उसके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, 4 मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उसके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। ये तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से।
अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा भी तारीफ ना करे, सब सुधा को ही ज़्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था किसी से चंदर की जी भर बुराई कर ले तो उसका मन हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खाए लो, फिर भीतर ल्याटो, अब है लेटे का बखत नहीं आवा। सहसा महाराजिन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए लो बिटिया, खाए पिए छोड़े से कसस काम चली, आओ उठो। महाराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा ना देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता है उसे। 2 कौर खाने के बाद वह महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहूं। महाराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछो नाही लिखें तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल आता है न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब है कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब की करें बस। सुबह शाम आए और हम या पापा ना मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। खुद है कि आज लखनऊ, कलकत्ता और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसे करें तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलार उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र नहीं। अब तुम महाराजिन चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद सा तो है छोटे बाबू, और कैसा हंस के बात करत है। माई का जाने कैसे ही आओ पड़ा कि उन्हें अलग कह दीस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खाते होए, उन्हें ही बुलाए लो तो अपने हाथ के खियाए के 2 महीना में मोट कह दे। हमसे तो उसे ज़्यादा उसकी ममता लागत है। बीबी जी, बाहर एक मेम पूछते है, हिया कोनो डाक डर रहत है? हम कहा नहीं, हिया तो बाबूजी रहत हैं। तो कहत है नहीं, यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी से खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। बाहर जाके उसने देखा तो नील कांटे की झाड़ से टिकी हुई एक बाइसिकल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 साल की, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई ख़ास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। ये आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन आप नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वो चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत तारीफ़।
इतनी तारीफ किसी लड़की की करते तो हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओहो, तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे, आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि कितनी तेज़ टाइप करती हैं, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक़ नहीं और आप शादी से बेहद नफ़रत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज़? ना, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ, तो मिस पम्मी, शायद इसीलिए आप उन्हें इतनी अच्छी लगीं कि आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करते हैं। सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूं कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए, पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से ये बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी चार मीठी बातें कर लेता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता, और इस उम्र में जो कोई भी ऐसा गहरा गहरा उनके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं, और नतीजा ये होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि ज़िंदगी भर उसे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यही विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादी करें या जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं। नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि 14 बरस के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए तो उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिससे उससे ज़िंदगी भर निबाह करना है, और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चले। लेकिन या तो उसे आज़ादी दी जाए। लेकिन ये तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आज़ादी दे दी जाए। मैं तो स्वयं उस पे अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी शादी तो अभी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंदर ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, ये कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो, देखिए मैं भूल गई, लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वह मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निबाह करना ही पड़ता है। उसने आपसे ये नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। मुझ पर? कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर, और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं? हाँ, कभी वह छिपाते तो नहीं मुझसे। क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो ये बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात कीजिए ना। कविता सुनने दीजिए उन्हें, या कविता की कोई किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना बहुत पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बहुत पसंद है, और क्या, चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। ये क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा, देखिए आप
सोचेंगी कि मैं इस तरह मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती हूँ, कहीं से किसी से मिलती जुलती नहीं। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि ये आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लो, लेकिन चूक एक बार में दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद बदलाव में भोग चुकी हूँ, इसीलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी और सुधा के प्याले में चाय डाली गई। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंदर ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा ने मुंह बिगाड़ कर बोला। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखते हुए अपने ही ख्यालों में डूब गई। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र है। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवयित्री ने, शायद मिसेज ब्राउनी ने कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंध कर भी सपनों से अलग। ये बात कपूर पर भी बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँगी, बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला है, खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास बैठी थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, ये मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखो। और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ़ हूँ। सुधा झेंप गई, उसने आंखें नीचे कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंध चुके थे। आज 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेट कर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी, जब पम्मी को जो ईसाई है इतनी आज़ाद है। उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर के पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मनुहार कर लेती है। और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंदर के सामने इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी सी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह ना करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। और वो कितना परेशान करती है चंदर को। अगर कभी सचमुच चंदर बहुत नाराज़ हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा?
खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद को छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तो क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार करेगी वह, नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर चंदर ने तो चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होलडॉल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ नहीं बोला, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांट कर कुछ नहीं कहा, डांटा भी नहीं और ना ही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले मत घूमना, महाराजिन से मत लड़ना, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के उसका मन कितना घबरा रहा है, और क्या चंदर को नहीं मालूम होगा? ये कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम हुआ होगा कि सुधा का मन उदास है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब से नींद आ गई, और नींद में उसे पा पाया चंदर की चिट्ठी मिली ही नहीं। ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ये सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी है और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की ये भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर? सुधा ने आलू छोड़कर उठ कर बैठ गई। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। कहे है सुधा? सहसा कमरे से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई और कमरे से बुआ बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ। बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखता हूँ नहीं, हम पूजा की धोती पहने हैं। एक कहे है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ जी पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा और बुआ ने हाथ में पंचपात्र से वहाँ पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दो। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजिन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे, ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक है, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुम इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे, बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोधों का प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों ने मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ नहीं बताया, सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे, ये बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों? और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे, क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी। अरे, भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा।
लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊँगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए आ, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है ये। कहकर सुधा उठी, वह फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर गई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह से अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थीं और लाज के मारे सिमटी जा रही थी, और आंखें थी कि मुस्कुराएं या रोएं ये तय नहीं कर पा रही थी। देखो चंदर देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती मोटक्की कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा, बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसमें शर्म ने तो उसे दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ी थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, ये क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम। चंदर ने डांट कर कहा, जंगली मैं हूँ या ये? चोटी छोड़कर सुधा बोली, ये देखो दांत काट लिया है इसने। सचमुच सुधा के कंधों पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहासा हंसने लगा। इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है? क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई हो और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच ये तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है इसका नाम। क्यों रे, महुआ बिनती थी क्या वहाँ, जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? वह पल्ला ठीक से उड़ चुकी थी, बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद तुझे याद आई? चंदर और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज़ आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हालचाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो तुमसे नहीं लिखी गई। सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली, हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा वो आई थी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली, हम तो तुम्हें बहुत 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 बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और कुछ गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे। चंदर ने इनकार कर दिया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ ना करे तो मालूम कैसे हो। सुधा ने मुंह चढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर अब खाने लगे? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है ये, चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और चंदर अब हम खूब बात करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधी बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाके किताबें उलटने लगा।
इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया, हमें मालूम होत है कि मुझौसी हमरे ऐसी नाच नचई हैं, हम तो पैदा होते गला घोंट देतन। हे राम, आकाश सिर पर उठाए हैं, कई घंटे से नरियात नरियात गरई गटाई फाटी गए, ई बोलते नाही जैसे सांप सूंघ गवा हो। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वहाँ रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद नहीं थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला भी समझ गए और कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए से बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई और गुस्से से लाल। सुनो पापा, तुमने बुआ और बिनती को मार डालेगी क्या? आखिर क्या हुआ है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिनती की ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो बिन गुस्सा बिनती पर उतार रहे हैं। फिर इतने में उनकी आवाज़ आई, पैदा करते बखत बहुत अच्छा लाग रहा है, पाले बखत टे बोली गए, मरी गए रहो तो अपने संतान अपने साथ ले जाते हो, हमारे मूड पई हत्या काहे डाली गयो, ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते बाप का खाए गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुआ का बुरा स्वभाव है कि बस। बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप का गरियावा है? इस आंसुआ ढरकाए रही हो। ई सब चोचला अपने ओ का दिखायो जाए के 2 महीना और हैं, अब वहीं से उधियानी न जाओ। अब अभद्रता की सीमा पार हो चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अबे चरखा बंद होगा कि नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिनती सिसकते हुए अंदर चली गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई और सुधा के कमरे में फूट फूट रोने लगी। और शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है, कब जाएंगी ये? सुधा, कल जाएंगी। पापा, बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज़्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ़ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उनसे चला जाना ही उसने ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी, तभी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। ये घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देते थे। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर आया तो देखा बाहर के सहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाज़ा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफ़ी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गई और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर, बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींच कर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो, अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके सामने में सुधा ने नहीं बताया, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर है, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। तो तू तो एक दिन और आए रहे हो, बीए में पढ़त हो सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भय तो के देख के। हाँ तो सुकुल, वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक हुई, बिनती का ब्याह टाल दो और अगर ये लड़का ठीक हो जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए दो। अब अच्छा नहीं लागत, ठूठ जैसी बिटिया सोनी मांग लिए छररावा करत हैं हरोहर।
बुआ जी बोली। हाँ ये तो ठीक है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मैं खुद सुधा का ब्याह टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ ऐतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वालन से का करे का है तो का, लड़का तो अलग है, अपने यहाँ पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही। न सास के डर न ननद की धौंस, हम पत्तरी मंगवाए दी थे, मिलाए लो। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। और तो फिर बिनती के बारे में का कहा तो, अगहन तक टाल दिया जाए ना? हाँ हाँ, शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही जूता पिटो बड़कन्नू से कह दियो, आए हैं कल से हमारी छाती पर मूंग दलती हैं। बुआ ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपने विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया, जाने किसी दुनिया से लौट आया। और डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। ये मेहनत बहुत कर रहे होंगे, कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के। अब मार्च ख़त्म हो रहा है और अप्रैल पूरा तुम्हें थीसिस टाइप करने में लगेगा, और मई में हर हाल में जमा हो जाना चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय ही हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं, और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है ही नहीं, महाराजिन है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा का नाम सुनकर जैसे चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के बारे में ही सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखा, उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई थी सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है, उसकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं, अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, अभी उसके सिर में दर्द था तो चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले और एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक पड़े थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्मपत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना, तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देखाऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए तो यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए। बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग, डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिसको डांट रही थी उस दिन? हाँ हाँ वही, उसके ससुर आए हुए हैं, उनसे कहना कि अब शादी अगहन पूछ के लिए टाल दे, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है, और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दे। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने उठकर अंदर जाने पर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की सी कथा का प्रदर्शन हो जाता था। धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में कंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर।
सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल की कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है, खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत वरबत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत हो जाए। उन्होंने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बाप रे, 2.5 मन की लहास, कम से कम मशक भरी के शरबत तो उलीच ली है। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांख कांख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास को नीचे रख दिए। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटते हुए दुबे जी बोले, बस अब कुछ ना खावें, आप बहुत सत्कार किए, हमें ही से छक गए। आपके देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच माँ दिव्य पुरुष हो, और फिर तो आप लड़की के मामा हो, और शादी ब्याह माँ जो होए सो मामा का पक्ष देखा जात है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तो उन कॉलेज माँ प्रोफेसर हैं, और ओहर हमार सार लड़का के मामा जौन हैं तो उन डाक घर माँ मुंशी हैं, आपकी कृपा से। दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी विनम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह ना रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार ही हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भर कर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कुछ कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा 11-12 रुपये नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जिठानी की गरम साड़ी जाएगी, और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रुचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने ये स्वीकार कर लिया तब दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी उठाकर हाथ में बोले, अच्छा तो अब आज्ञा दो, हम चलिए, और ये रुपया लड़की का दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक बड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपये का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली में कुछ थर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए हैं तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, बियाह पक्का कर गई कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीले का तैयार, और दे के दाई पेट पिराता है जूता पिटाऊ का। अरे राम चाही तो जमदूत ई लहास की बोटी बोटी करी कहे राम जी के कुत्तन का खिलई है।
चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अबही तक की बिनती के पता नहीं है और तुरक मलेच्छन के हियाँ कुछ खाए पी ली से हुई तो फिर हमरे हियाँ गुजारा नहीं होगा। बड़ी आज़ाद हुई गई है सुधा की सहपाई के, आवई देव आज हम भद्र उतारी थी है। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी, उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के, कुछ खाए का दे। नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीते हुए सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से इतनी कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ अब हम तरकारी काट दें। चल हटो हर, पहले नहाओ जाई के, कुछ खाए तो नहीं रहो। इतनी देर कहाँ घूम मत रहो तुम। हम खूब अच्छी तरह जानी थे तू हमार नाक कटाई के रहबो, पतुरिया के ढंग सीखे है। बिनती चुप। एक तीखी वेदना के भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंख झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी और औंधे मुंह तकिया में छिपाए हुए। चंदर को जाने कैसे लगा, उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए। वो सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार वैभव और स्नेह में पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली है, वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, लब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है ये तो ससुर को देखकर ही मालूम होता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए हुए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसी पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। बिनती उठो, उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक निश्चेष्ट पड़ी थी, सुधा की ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोर से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने कहा, तुमने कहा होगा 14 दिन बाद आए हो और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए? घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे काफ़ी कुछ तो अच्छी बात, इससे अब आगे कुछ कहा ना तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हम हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा। हंसो क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभाह ना वैसे निभाह, ये सब हम कुछ नहीं जानते। क्यों रो रही है ये? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था? चंदर बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि इनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे? उठो, तुम इसका हाथ पकड़ो। अभी इसकी हंसी हंसाते हैं।
सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती की ओर बढ़ाते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कहीं वो भी मोटे ना हो। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा। बिनती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोगी। अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू कर दिया। बिनती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिनती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मज़े के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिनती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिनती और फूल का खूब जोड़ मिला है। दोनों खूब गाती हैं। बिनती भी गाती है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई है। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठ कर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना। कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तिहान है, तब पड़े पड़े मक्खी मारोगे, और अब हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो ख़त्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थीं, सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है, लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चले हम? अरे बैठो, फिर जाने कई दिन बाद आओगे। आज बुआ जो तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुम बिनती के ससुर को देखे हो? हाँ, देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें, करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेगी तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने की थी सुधा के ब्याह की बात। तब उसे कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था, लगा था जैसे एक असहनीय दर्द था। यह क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम? क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और सुधा चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किसी पीड़ा की मूक आवाज़, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एकटक देखते जा रहा था अपलक। क्या चंदर की निगाहों में छाया ये सूनेपन का दर्द और अमंगल की छाया? पीड़ा से चंदर खुद को और सुधा को इस मुक्त कर पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ गुनाहों के देवता की प्रेम कहानी। मिलते हैं अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।